नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, हुकूमत के गैर दस्तूरी इक़दामात की मुखालिफत, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बलदी इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत नए ऑर्डिनेंस की तफसीलात पेश करे, इंतखाबात के लिए तैयार रहने के दावे के बाद हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, हुकूमत का लापरवाह रवैया, 19 अगस्त से जिले हॉस्पिटल्स का दौरा करने कांग्रेस का ऐलान। और नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम, एक शख्स के हाथों बीवी के आशना का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वादी कश्मीर से कर्फ्यू को फौरी उठा लेने व पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया है। दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि वादी में क्यों इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा की गई है। हुकूमत व चंद मीडिया इदारों के मुताबिक हालात बेहतर हैं तो क्यों वादी के अवाम को महसूर रखा गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करना मुल्क के दस्तूर के मग़ार है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने जिसे अपनी दस्तखत से जो मराद दी थी, उसको ये हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकती है। हुकूमत का ये इक़दाम अदलिया के फैसलों के खिलाफ भी है। कश्मीर के मौजू पर अपने मौक़िफ़ की मदाफ़त करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करे उस पर मुल्क का गद्दार व मुखालिफ मुल्क का लेबल लगाया जा रहा है। कश्मीर से दफा 35A को हटाए जाने पर सदर मजलिस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व शुमाल मशरिकी रियासतों में क्या दूसरी रियासतों के अवाम जमीन खरीद सकते हैं। हुकूमत नागा बागियों के साथ मुज़ाकरात करती है जबकि उन्होंने हथियार तक नहीं डाले। हुकूमत कश्मीरियों के साथ दोहरा मयार इख्तियार कर रही है। गोडसे की औलाद अब भी मुल्क में मौजूद है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की माशी अबतरी की हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने मुकेश अंबानी की कंपनी में सऊदी अरब की बड़ी सरमाकारी का भी हवाला दिया। सुकूत हैदराबाद पर बीजेपी की सियासत का भी उन्होंने मुज़हका उड़ाया। मैंने ये कहा कि कश्मीर से जरूर मोहब्बत है मगर कश्मीरियों से नहीं। मैंने ये भी कहा कि आपको इख्तिदार से मतलब है, इंसाफ से नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आपको पावर से मतलब है, खिदमत से मतलब नहीं है। वो इसलिए कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 और 20 में लागू नहीं होता वहां पर, तो आप 80 लाख लोगों को बंद करके रखेंगे। ये इमरजेंसी है क्या? ये तो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं आप। मामूली बात नहीं है ना। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की बीजेपी के सपोर्ट में बाज जो लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर में भी बिठाया जाता है, दूर दूर लेकर जाया जाता है, उनको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, मगर 80 लाख लोगों को आप टेलीफोन भी करने नहीं देंगे। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर साउथ एशिया में है तो इंडिया है, और आप वहां पर आप ये काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं सब खुशी मना रहे हैं। भाई जब फूलों में बहार है, आपके आंगन में बहार है, तो टेलीफोन करने दीजिए ना। ये दुनिया में कहां पर होता है कि आप 300 टेलीफोन बूथ लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे आके बात कर लो। ये हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी है क्या? हम सरकार से पूछना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी है क्या? आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 को नहीं छीन सकते, आप नहीं छीन सकते। ये सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भूल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन है मगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, मगर ये सरकार जो है रूल बाय लॉ कर रही है। मैंने क्या कहा? संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
ये नहीं करना चाहिए था कि बगैर उस रियासत की असेंबली को पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन की इजाजत दे दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं नेहरू की बात कर रहा हूं, मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूं, मैं अयंगार की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मगर इसके बावजूद भी जो दरबारी किस्म के गुलाम हैं, जिनको लगता है कि ओवैसी को गाली देने से मोदी के गुड बुक्स में उनका नाम आ जाएगा, तो मुबारक हो और दीजिए। देखिए, ये मेरा आर्गुमेंट क्या है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये संविधान के खिलाफ है। क्या आपने रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछा? नहीं पूछा। क्या आपको इख्तियार आर्टिकल 3 में? नहीं है। और हमने एक एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, उस एग्रीमेंट का जिस पर सरदार पटेल के, नेहरू के, अयंगार के दस्तखत हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूं, और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट से 2016 का और 17, जिसमें एक बेहतरीन जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टेम्पररी मेजर नहीं है, परमानेंट है। अब बार बार अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहना चाह रहे हैं, तो भाई मैं तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन बर्फी खिलाऊंगा, और बहुत शुक्रिया। मगर ये मुल्क में जो माहौल बन चुका है कि जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, जो इनके गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों पर सवाल उठाएगा उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, तो आप कहेंगे ये किसी और का एजेंडा कर रहा है। कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हिंदुस्तान से मतलब है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग खुद एंटी नेशनल है, मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकता हूं। कौन रोक सकता है मुझे नहीं, मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और रहेगा, जाएंगे बराबर। हम ये बोल रहे हैं कि भाई कर्फ्यू हटाइए, हम ये बोल रहे लोगों को निकलने दीजिए, कम्युनिकेशन को बहाल करिए, जो लोग अरेस्ट हैं उनको छोड़िए। अरे भाई, जो लोग कल तक हिंदुस्तान का झंडा उठाकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर इलेक्शन लड़ते थे, जमहूरियत लड़ते थे, आज आपने उनका जनाजा निकाल दिया। आपने सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। ये कौन सी आपकी सियासत है? दुकानें बंद हैं, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। खोलते टेलीफोन क्यों नहीं खोलते? आप क्यों नहीं खोलते? क्या हम इमरजेंसी आ गई वहां पर? क्या बताइए, क्या हो रहा है वहां पर? बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुझे फख्र है कि हैदराबाद रियासत जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और वो फख्र रहेगा मुझे हमेशा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये हमको फख्र है इस बात का कि ये रियासत जो उस वक्त की रियासत थी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और हम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाबी अवाम हमको देती है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं हम आपको? बताइए भाई। 10 लाख नौकरियां ऑटो इंडस्ट्री में जाने वाली हैं, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे। 6% एम्प्लॉयमेंट है, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, आप लिबरेशन की बात करेंगे। डॉलर उछल रहा है, और हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी हिंदुस्तान का जो कोहिनूर है, रिलायंस, उसको क्रेडिट स्विस ने उसका कम कर दिया। वो अपना 20% हिस्सा बेच रहा है, किसको? सऊदियों को। और फिर भी हम एंटी नेशनल है। आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल बनते जा रहा है। अब ये सब बातें नहीं करेंगे। देश में सैलाब है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आप उनको बसाना, उनको मदद करना, आप नहीं बात करेंगे। मगर आप ये मुद्दों पे, क्योंकि आप जो अहम मुद्दे हिंदुस्तान के अवाम के, उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहते, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कल मैंने कहा था कि पटना में एक वीडियो आया, हेडलाइन का, एक लोकल चैनल है, कि एक कुत्ते ने गाय को कतर लिया, तो पूरा एक मॉब जमा हो गया, और मॉब जमा होकर कहने लगा कि नहीं, मुसलमान ने किया है और वो छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि वो कुत्ता किसी हिंदू भाई का था। अब कुत्ते का भी मजहब मिल गया, गाय का भी मजहब मिल गया। अरे भाई, इंसान की फिक्र करो। इंसान परेशान है, आप सरकार में हैं, आपको हिंदुस्तान के अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप उसकी फिक्र करो। आप कब तक ये इमोशनल जज्बाती इशू जिससे रोजमर्रा की चीजों कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसी पर बाजा कब तक बचाएंगे? छोड़िए, अभी आइए,
अभी जमीन पे कदम रखी है, बहुत उड़ लिया आसमान पर भी. And the whole idea is to change the demography of Kashmir. The whole idea is to have a non-Muslim chief minister from BJP only. And that is why this is a step in changing the demography of that state, and that is why it has been bifurcated. And that is why we see that even in 1999 when Operation Vijay was on, the whole of Kargil was with the Indian Army, they're still with the Indian Army. At that time 144 was not imposed, now you have imposed 144 in Kargil. What does that speaks about the step you have taken? It clearly shows what is happening in Kargil. They want to change the demography of the whole state, and that is why the whole intention of BJP is to have a non-Muslim chief minister from that place. And that is why they are doing this. But I am telling you, you mark that, as I have said in the parliament, the first trouble that will start is from Jammu only. There will be huge trouble, Dogras, Punjabis and Dalits. Now state BJP chief is saying, no, we cannot allow everyone to come from outside and buy the land. Why? Then why did you do this? What was left of Article 370? Nothing was left, only a shell was left. The ex-raw chief Dulat was right, he said it was only a fig leaf. When we have implemented integrated Kashmir by implementing 95% of articles in the constitution. State list, concurrent list, schedule list, 35A. तो फिर हिमाचल में जमीन खरीद दीजिए ना प्रसाद बोसेकर को, खरीद दीजिए, मैं देता हूं पैसे आपको, मेरे वाइट चेक देता हूं मैं आपको, खरीदिए जमीन हिमाचल में, आप उत्तराखंड में खरीदिए. क्या मैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी हूं, क्या मैं अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूं? मुझे परमिट लेना पड़ता अरुणाचल और लक्षद्वीप को. क्या मैं आसाम में जाकर जमीन खरीद सकता हूं? शेड्यूल एरियाज में नहीं खरीद सकता हूं. वहां क्यों रखिए आप, वहां पर भी होगा, याद रखिए आप. मैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम के लोगों से कह रहा हूं कि वहां पर भी होगा, हिमाचल में भी ये सब निकाल देंगे लोग. अभी नहीं निकाले हैं, निकालेंगे जरूर, देखना आप, जब मालूम होगा देश को. नागा सेपरेटिस्ट से हम बात कर रहे हैं, ये सरकार, वो अभी हथियार भी नहीं डाले, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं. और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट में कहा कि अब हमको नागालैंड के जमीन के अंदर की गैस और ऑयल पे भी हमारा हिस्सा होना चाहिए. आप बातचीत कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नागा का इतना बड़ा लीडर इस दुनिया से चल बसा, तो तिरंगे के साथ उनका भी फ्लैग था वहां पर, और तमाम बीजेपी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जाकर फूल चढ़ाए. जब आपको याद नहीं आया 2 झंडे, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? देश देख रहा है और देश फैसला करेगा. नहीं, नई बात तो नहीं है ना. देखिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा. मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद है वो मुझे ऐसा कर सकते हैं. हमारे मुल्क में है अभी भी गोडसे की औलाद है. जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओवैसी का क्या है भाई? इल्जाम तो मेरे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लगता रहेगा. रियासत के बलदी इंतखाबात के मुकदमे पर हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया है कि बलदी इंतखाबात के लिए 109 दिन मोहलत हुकूमत ने मांगी थी, अब 8 दिन में किस तरह इंतखाबात करवाने की बात कर रही है. एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने अदालत को बताया कि हुकूमत बलदी इंतखाबात कराने के लिए तैयार है. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात को क़तियत किस बुनियाद पर किया गया. एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जियो नंबर 78 के जरिए वार्ड्स की हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात का अमल मुकम्मल किया गया है. हुकूमत बलदी इंतखाबात पुराने ऑर्डिनेंस के जरिए करवाएगी, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी किया है. हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो नए ऑर्डिनेंस की तफसीलात अदालत को पेश करे. हुकूमत के एडवोकेट ने कहा कि जुमे को नए ऑर्डिनेंस की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएंगी. हाईकोर्ट ने समाअत को जुमे तक के लिए मुलतवी किया है. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद को ज़ेर इंतजाम इलाके की बातें सिर्फ ख्याली हैं. सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि नाकाम कायदीन को बीजेपी में शामिल करने से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है. तेलुगुदेशम कायदीन का केडर नहीं है. तेलुगुदेशम कायदीन के बीजेपी में शामिल होने के पीछे चंद्रबाबू नायडू हैं. उनका कहना था कि तेलंगाना में कांग्रेस का थोड़ा बहुत वोट बैंक है,
बीजेपी का तो वोट बैंक भी नहीं है। म्युनिसिपल इंतखाबात में मरकजी हुकूमत का कोई असर नहीं होगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। बीजेपी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने मस्जिद के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से महाभारत के बयान पर माफी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी ब्रदर्स जज्बात भड़काने वाले बयानात देते आए हैं। उनका कहना था कि अकबर ओवैसी की जमानत मनसूख करते हुए उन्हें भी जेल में डाल देना चाहिए। रामचंद्र राव ने कहा कि श्रीनिवास यादव बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयानात पर वो काफी मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी मजलिस से मुकाबला कर सकती है, लेकिन टीआरएस उनका साथ क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस तेलंगाना में कामयाबी के लिए मजलिस को खुश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक बीमार रियासत बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करे। हुकूमत रियासत के अवाम की सेहत पर तवज्जो नहीं दे रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 19 अगस्त से रियासत भर के जिले हॉस्पिटल्स का दौरा करते हुए वहां के मसाइल को हुकूमत के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेट दवाखानों के ताउन से अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मसाइल को सामने लाने के बाद भी सेहत से मुताल्लिक कोई जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपने महल से बाहर निकलें और अवाम की मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तालीम और सेहत का शोबा माफिया के हाथों में चला गया है। अगर माफिया के हाथ से उसे नहीं निकाला गया तो अवाम का नुकसान होगा। कांग्रेस के लीडर ने एक सवाल पर कहा कि कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। नलगुंडे के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि केसीआर के पास बेटे को वजीर आला बनाने और नया सेक्रेटेरिएट तामीर करने के लिए फंड्स हैं, लेकिन रियासत के मसाइल के हल के लिए फंड्स नहीं हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत को मखरूज बना दिया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में आंध्रा के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए 42,000 करोड़ रुपए का खर्च लिया गया। उन्होंने 299, 300, 301 जियो के जरिए बड़े पैमाने पर बदनवानियों का इल्जाम भी आयद किया। फंड सिर्फ कालेश्वरम को जारी किए जा रहे हैं। बिल अदा न करने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर डेयरी फार्म्स के 4 रुपये रियायत के बकायात फौरी तौर पर अदा नहीं किए गए तो सेक्रेटेरिएट का मुहासरा किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि केसीआर आंध्रा के एजेंट बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना के इलाकों को पानी बराबर नहीं दिया जा रहा। रायलसीमा को गोदावरी के पानी ले जाने की बात की जा रही है। उनका कहना था कि श्री राम सागर के 16 लाख एकड़ अराजी को पहले पानी दें, बाद में रायलसीमा को पानी लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के वजीर आला कम आंध्रा के एजेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान सुभाष रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, इसलिए बीजेपी को दुमछल्ला पार्टी कहा जा रहा है। बीजेपी की मकबूलियत को देखते हुए कांग्रेस अपनी बका के लिए बीजेपी सदर और पार्टी को निशाना बना रही है। 17 सवालात का सही जवाब दें, 10,000 रुपए का इनाम हासिल करें। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए बलदिया की जानिब से मॉस्किटो ऐप के जरिए अवाम से मच्छरों से मुतालिक 17 सवालात किए जाएंगे, जिसका सही जवाब देने पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह ऐप गुज़िश्ता साल 17 अगस्त को शुरू किया गया था। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले कामयाब 10 अफराद को लॉटरी के जरिए मुंतखब किया जाएगा। फीकस 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर से भी वाकिफ करवाया जाएगा। प्ले स्टोर से MyJHMC ऐप को अपलोड करें, इसके जरिए इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं।
ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बाकियात, फुजला व कचरा उठाने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की खुसूसी मुहिम के तहत मंगल की रात तक 5000 मैट्रिक टन से ज्यादा कचरे की निकासी की गई। मंगल को 4TV के बुलेटिन में कचरे की अदम निकासी से मुताल्लिक जिन इलाकों की निशानदही की गई थी, वहां चारशंबे के अव्वलीन सातों तक कचरे की निकासी कर ली गई। कई मुकामात पर जेएचएमसी के खुसूसी ट्रक्स कचरे की निकासी करते देखे गए। कचरे की निकासी के लिए शहरियों को भी बाशऊर बनाने की जरूरत है। जानवरों के फुजले व बाकियात के लिए प्लास्टिक के बैग सरबराह करने का जेएचएमसी ने ऐलान किया था, लेकिन बेशतर शहरियों ने शिकायत की है कि ऐसे कोई बैग्स उन्हें सरबराह नहीं किए गए। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबैना नाजायज ताल्लुकात की वजह से एक नौजवान का कत्ल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक गाजोला रामम लेआउट में वाक़ इंफ्रा जीवन अपार्टमेंट में सुनील नामी शख्स की लाश खून में लुथपुथ पाई गई। तफसीलात के मुताबिक बालाजी लेआउट के रहने वाले सूर्या नारायणा की बीवी के साथ सुनील के मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। बताया गया कि इसी बात को लेकर बरहम सूर्या नारायणा ने अपने दो साथियों की मदद से सुनील का कत्ल कर दिया। सुनील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में मंगल की रात पेश आए मुख्तलिफ हादसात में एक ज़ईफ खातून जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस ने जू पार्क के पास 65 साला नामालूम ज़ईफ खातून को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो बरसर मौका हलाक हो गई। दूसरी तरफ ताड़बंद चौराहे के पास स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से दो हादसात पेश आए हैं, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया कि ऑटो ने आगे जाने वाली नामालूम गाड़ी को टक्कर दी, जिसकी वजह से ड्राइवर और मुसाफिर जख्मी हो गया। एक और वाक़े में बाइक सवार आगे जाने वाली गाड़ी को टक्कर देने से जख्मी हो गया। मालूम हुआ कि स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से ये हादसे पेश आए हैं। मकामी अवाम ने कहा कि बरक़ी महकमे से इस बारे में तवज्जो भी दिलाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मलकाजगिरी सीसीएस ने तवज्जो हटाकर खातून से 50,000 रुपए छीन लेने वाले 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यादయ్య, अंजनायलू और बापैया मलकाजगिरी में वाक़ मीनाक्षी अपार्टमेंट पहुंचे और उन्होंने पूजा के नाम पर वरलक्ष्मी नामी खातून से तवज्जो हटाकर 50,000 रुपए की रकम लूट ली और फरारी अख्तियार की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। फलकनुमा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 जंपियां और 2 तलवारें जब्त कर ली हैं। पुलिस ने बताया कि बाखबर इत्तला मिली थी कि तीगलकुंडे के साकिन 2 अफराद अब्दुल सुहेल और शेख बशीर मुश्तबा हालत में घूम रहे हैं। पुलिस फौरी गुड़ी का दवाखाना तीगलकुंटा पहुंची और दोनों को तहवील में लेकर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से मज़कूरा मौलिक हथियार बरामद हुए। दोनों को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। वनस्थलीपुरम में वाक़े 3 माह कबल 58 लाख रुपए की सरके की संगीन वारदात में मुलविस रामजी गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि पनामा एक्सिस बैंक के एटीएम में रकम जमा कराने वाले अमले की तवज्जो हटाकर ये वारदात अंजाम दी गई थी। रच्चाकुंडा पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए बिलाखिर इस टोली को पकड़ लिया। इस टोली के अरकान दीपक, कनकराज, योगराज, सत्यराज और सुरेश बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस टोली के कब्जे से 4 लाख रुपए की नकद रकम, 6 सेल फोन और एक गाड़ी, दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस टोली की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें भी तश्कील दी थी। मेडपल्ली तालाब में डूबने वाले एक नौजवान की लाश को पानी से निकाला गया है। तफसीलात के मुताबिक खदीम मलकपेट के रहने वाले शेख साजिद अली अपने 3 साथियों इमरान, अजहर और नवाज के साथ मंगल की सुबह मछलियां पकड़ने के लिए मेडपल्ली तालाब गए थे, जहां शेख साजिद अली पानी में फिसल कर डूब गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर मुकामी रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने मकाम वाक़ा पहुंचकर हुक्काम और पुलिस से बात करते हुए 20 साला साजिद अली की लाश को तालाब से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है।
पुलिस मुतवफ़ी साजिद अली के 3 साथियों से पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है कि साजिद अली की मौत किस वजह से हुई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, हुकूमत के गैर दस्तूरी इक़दामात की मुखालिफत, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बलदी इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत नए ऑर्डिनेंस की तफसीलात पेश करे, इंतखाबात के लिए तैयार रहने के दावे के बाद हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, हुकूमत का लापरवाह रवैया, 19 अगस्त से जिले हॉस्पिटल्स का दौरा करने कांग्रेस का ऐलान। और नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम, एक शख्स के हाथों बीवी के आशना का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।